सो मैं आपका स्वागत करता हूँ उस ब्यूटीफुल से लेक्चर में जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस लेक्चर के अंदर हमने अब तक मतलब जितने भी वीडियोस कंप्लीट करी है उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब इसके अंदर हम चार्जेस को मूव कराएंगे और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस भी देखेंगे। फिर उसके बाद लॉरेंस फोर्स के बारे में समझेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को घुसा के रख देंगे अंदर एक साथ, तो बात बन जाएगी। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो है क्रॉस प्रोडक्ट, बायोट-सावर्ट लॉ, उसके बाद इसके अंदर मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, ऑरियोला बोलेरिस और फिर है और उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ है। बहुत कुछ है इस चैप्टर में जानने के लिए, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर को और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा बायोट-सावर्ट लॉ पे और उसके बाद बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बाकी आप और अच्छे से अगर जानना चाहते हो तो आप अपने क्लास 11 के नोट्स को रिवाइज करो, वो आपको बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी जानकारी जरूर क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि आ, हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है ना, जैसे कि हमें दो लोगों के बीच में क्रॉस करना है, आपको कोई दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस करना है। तो आपको क्या करना है ना कि इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, जो ए का मैग्नीट्यूड है और जो भी बी का मैग्नीट्यूड है ना, और इनके बीच का एंगल लिख दो ए बी साइन थीटा, इस तरीके से। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये एन कैप क्या डायरेक्शन करता है, ये होता है डायरेक्शन आपका। ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बता देगा कि भाई डायरेक्शन क्या होगा। हमने तो तीन ही एक्सिस पढ़ी है, एक्स वाई जेड, इन्हीं में से हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं तो मैं उसकी बात आपसे करता हूं। जो भी पहला वेक्टर लिखा है, ठीक है, जो भी पहला वेक्टर लिखा है, मान लेते हैं ए वेक्टर पहला वेक्टर है ना, और दूसरा वेक्टर आपका बी वेक्टर है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो आप क्या करोगे, अपने हाथों को एक ही डायरेक्शन में रखो। सबसे पहले अपने जो पाम है, मतलब जो आपके हाथ है, राइट हैंड, और यहाँ याद रखना यहाँ पे हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग लेफ्ट से मत जाना, लेफ्ट से राइट हैंड रूल का इसमें इस्तेमाल करते हैं, आपको तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब क्रॉस होता है तो साइन लिखते हैं, जब डॉट होता है तो कॉस लिखते हैं और उनके बीच का एंगल लिखते हैं। यहां पर एंगल क्या लेते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं। कुछ भी बना के आपको दे दिया जाए तो आप इसके बीच का एंगल लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात याद रखना, एंगल क्या लेते हैं उसकी बात भी करता हूं। एंगल वो चीज लेते हैं, मान लेते कोई पॉइंट है, या तो वेक्टर्स यहां आकर मिल रहे हो, मान लेते वेक्टर यहां आकर मिल रहे हैं तभी हमने एंगल ले लिया। ठीक है, या तो यहीं से वेक्टर क्या हो रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, मतलब सेम ही जगह से वेक्टर बाहर निकल रहे हो। या तो एक पॉइंट पर दोनों वेक्टर आकर मिल रहे हो, या तो उसी पॉइंट से वेक्टर बाहर जा रहे हो, तभी हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एंगल लेते हैं, बाकी कोई भी एंगल नहीं लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखने इस एग्जांपल के अंदर क्या है। मेरे पास ये कोई वेक्टर है, आप इस वेक्टर को ध्यान से पहचाने, ए वेक्टर लिख रहा हूं मैं, है ना, प्यारा ए वेक्टर। और दूसरा मेरे पास है एक और बी वेक्टर। अब आपसे पूछा जाए कि सर एंगल तो दो बन रहे हैं, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, फंस गए, ये बी वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल क्या है, तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट है, या तो यहां दोनों वेक्टर आकर मिल रहे हो, या तो यहां से दोनों वेक्टर डाइवर्ज आउट हो रहे हो। तो यहां से देखो, यहां पर दोनों वेक्टर डाइवर्ज आउट हो रहे हैं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको एंगल कौन सा लेना है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इस एंगल को नहीं लोगे। तो वही एंगल लोगे या तो वेक्टर्स आकर मिल रहे हो या तो वेक्टर्स आकर डाइवर्ज। ओके, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। इस को मैं और आपको क्या करना है, आप अपने हाथ को, मतलब अपने हाथ को सीधा करो और उसको ए की तरफ रखो। ठीक है, ए की तरफ रखो और कर्ल योर फिंगर और उसको मूव करो बी की तरफ, मतलब जो भी पहला वेक्टर हो उसकी तरफ अपने हाथ को रखो। ऐसा नहीं सीधा हाथ मत रखना, हॉरिजॉन्टली हाथ को रखना, वाई एक्सिस के अलाउंग, जैसे वाई एक्सिस के अलाउंग रखते हैं ना हाथ को, उस तरीके से, मतलब जिस भी डायरेक्शन में वो वेक्टर हो। बात समझ में आ रही है, जिस भी डायरेक्शन में वो वेक्टर हो उस डायरेक्शन में हाथ रखने की कोशिश करना। और इस तरीके से रखना कि जब उसको फोल्ड करो तो बी की तरफ फोल्ड हो जाए। ऐसा मत रख देना कि कहीं और रख देना कि बी की तरफ फोल्ड ही नहीं हो रहा है, आप तो सर हमें डायरेक्शन ही नहीं मिल रही। नहीं, जिस तरफ आपका वेक्टर हो उस तरफ अपने हाथ को रखो, फोल्ड इट टू द वी वेक्टर, जहां भी वी वेक्टर जा रहा है उस तरफ फोल्ड करो, और जो भी थंब आएगा आपको डायरेक्शन देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में और हाँ, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे निकालते हैं, एक बार मैं उसकी बात भी आपसे कर लेता हूं, क्या पता आप थोड़ी बहुत चीजें भूल गए हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर का नाम है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ओके, प्लस
ए जेड के कैप, ऐसे ही आपको वी वेक्टर दे दिया जाए, बी एक्स आई कैप, है ना, प्लस बी वाई जे कैप, आपको पता है ना वाई तो जे कैप की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और प्लस ए बी जेड, बी है बी जेड के कैप। कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। ए क्रॉस भी आपको अगर कह दिया जाए और अगर ऐसे कुछ दे दिए तो आप डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप यू गॉट इट। तो आप क्या करोगे, ए को लोगे, बी के साथ क्रॉस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंगल इस डायरेक्शन में मिलेगा। बोलो भाई। फिर यहां पर आप क्या लिखते हो, आई लिखते हो। नाउ आई वाले टर्म्स नीचे लिखो, आई के टर्म्स में क्या है, ए एक्स और बी एक्स, उसके नीचे लिख दो। आई होप यू गॉट इट, ए एक्स और बी एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा आप क्या करो, जे को पकड़ो, आपने पकड़ा जे को, अब आप जे की डायरेक्शन में लिख दो क्या, ए वाई लिख दो, और क्या लिख दो दूसरा, बी वाई लिख दो, ठीक है। तीसरा आप के की डायरेक्शन में पकड़ो इसको, के कैप, इसके बाद आप क्या करो, ए जेड लिख दो, ओके, और उसके बाद आप बी जेड लिख दो। आप क्या करोगे, सिंपल सी बात ये होती है यहां पर, सिंपल सा मैनर क्या करना होता है कि ना, आप एक काम करो, आई वाले पे हाथ रख लो, आई कैप में ना, मतलब आई जैसे पहले के कैप से शुरू करते हैं, जैसे के कैप पे आपने हाथ रखा, के कैप के ऊपर रखना बस, ठीक है, मतलब के कैप के ऊपर हाथ रखना। जैसे आपने इस के कैप को हाइड कर लिया पहले बात, ठीक है, हाइड कर लिया, तो अभी कौन से बचे, आई और जे, जस्ट मल्टीप्लाई देम, जैसे आपको पता भी है ना कि जस्ट मल्टीप्लाई देम, कि एक्स को बी एक्स से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मुझे जे कैप निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ऐसे तो निकालूंगा, ए एक्स बी वाई, ओके, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। और इसके साथ आप माइनस करो, इसको माइनस लगाना है बीच में, ठीक है। फिर आप जे को हाइड कर लो, सेकेंडली आप जे को हाइड कर लो। अभी कौन दो लोग बचे, आई और के वाले बचे, ए एक्स बी जेड, अंदर लिखो, मैं यहां लिख रहा हूं, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। आई होप यू गॉट दिस केयरफुली, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस लगाओ अंदर। अब आप आई वाले को, आई कैप को हाइड कर लो, आपने आई कैप को हाइड कर लिया। अब कौन बचे, जे और के वाले, तो ए एक्स बी जेड। अब इसको कहां लिखे यार, देखा ही नहीं है हमारे पास, तो चलो ऊपर लिखते हैं, यहां लिख दें। तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स बी जेड, ठीक है, आपने लिखा ए एक्स बी जेड, ठीक है ना, बी जेड ए जेड। क्या यही आ रही है बात समझ में? आई होप यू गॉट इट। तब यहां से आप करोगे तो आपको मिल जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक क्रॉस बी करके आप उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। जो भी पहला वेक्टर होगा, उंगलियां उसी की तरफ जाएंगी, उसी की तरफ उंगली रखना और इस तरीके से फोल्ड करना कि बी की तरफ जाए, उंगलियां भी इसी तरीके से रखना। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप यू गॉट। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट, अब हम जो शुरू कर रहे हैं, हमारा चैप्टर बेसिकली अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं आगे क्या है हमारे पास स्लाइड्स में। मैंने यार एक ही स्लाइड यूज कर ली, मैं इतने सारी स्लाइड्स लेकर आया था। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन यहां बतानी थी, एक बार ये और बता देते डायरेक्शन, आई थिंक क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन के बारे में और अच्छे से। तो देखो डायरेक्शन कैसे क्लियर करते हैं, कि मान लेते हैं आपके पास कुछ भी दिया हुआ है, एक ये वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा ये वेक्टर दिया हुआ है, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, लेकिन याद रखना, अच्छा मैंने आपको, अच्छा आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी कि ए क्रॉस बी इज नॉट, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए, लेकिन वो सब तो चलो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आपसे कहा गया कि सर एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दो, ये क्रॉस है बीच में बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, आदत हो गई है ना इनको बनाने की, तो ए क्रॉस बी। तो आप क्या करोगे ना, कि आप क्या करोगे, ए को ए की तरफ उंगलियां रखो और बी की तरफ क्रॉस करो, तो जो आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, जो भी आएगा आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका पॉइंटर है, मतलब जो भी आपका ये अंगूठा है, जो भी पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में क्या आने वाला है, इनके डायरेक्शन आने वाली है बेसिकली, एज आई थिंक यू हैव यू गॉट इट। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अ मूविंग चार्ज। मैंने आपको, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तब भी हमने एक बात सारे टीचर पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाते हैं कि जो भी मूविंग चार्ज चार्ज मूव करता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होता, उसके पास मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है, ओके। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अ मूविंग चार्ज। चार्ज जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है उसको भी बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी नोन एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज से मैं जब भी लिखूंगा तो अगर मैं ये लिख रहा हूं बी
फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर डंडा लगेगा, बी फील्ड, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ट इज वीवर। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो इसका होता है वीबर। अच्छा, यहाँ पे वीबर मीटर स्क्वायर होगा, एक बात याद रखना, वीबर मीटर स्क्वायर होगा। ये कुछ कुछ चीजें हट जाती है कभी कभी, वीबर मीटर स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा यूनिट के अंदर बात करोगे तो टेस्ला हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताती है कि क्या इन्फ्लुएंस है उसका, और दूसरा की एक इंटेंसिटी बताती है, ठीक है। और उसके बाद यूनिट है जो उसकी वीबर और मीटर स्क्वायर होती है, और टेस्ला ऐसा यूनिट होती है। क्या ये बात समझ में, इसको आप नोट करेंगे। हम आगे बढ़े, चले। बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का मतलब होता है कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, जैसे हमारे पास एक ये बना के दिया, इसका तो मैं यूज नहीं करने वाला हूं, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया, ठीक है। यहां मान लेते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, हम देखते जरा इस पे, इस ये कोई वायर है, कोई जर्नल सी वायर है, ठीक है, कोई भी वायर है। हमें बायोट-सेवर्ट लॉ क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बताता है इस वायर की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। अच्छा, इसमें करंट मूव कर रहा है, एक बात याद रखना, इसमें करंट मूव कर रहा है, ठीक है, इस पे करंट मूव कर रहा है। और आपको क्या करेगा कि बायोट-सेवर्ट लॉ बताता है किसी भी जनरल पॉइंट पी पर किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात तो हम एक एलिमेंट मानेंगे, डीएल एलिमेंट, क्योंकि एक ऐसी वायर है कि हर जगह अलग अलग होगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं यहां पर, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, अलग अलग होगा तो हम एक डीएल एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। एक हमने डीएल एलिमेंट मान लिया। इस पूरे एलिमेंट का नाम मैं क्या दे दूं, आईडीएल दे दूं। आप एक बात याद रखना कि आई जो है, यानी जो भी करंट है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, डीएल जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, बट ये पूरी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यू गॉट इट। तो अब आइडियल यहां पर आगे, जब भी आप आइडियल की बात करो तो मैं इसको ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, बेसिकली यहां पर आइडियल हमने ले लिया, तो ये क्या करता है बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का कहने का मतलब है कि यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती है, किसी भी पॉइंट पर आप मान लो और वहां से आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बता दो, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी, तो ये कहता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी की वजह से, है ना, बड़ी तो होगी नहीं। तो अगर आपको ये करना है ना, तो ये कहता है कि इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। बेसिकली ये तो कहता है कि डीबी इज इक्वल्स, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, है ना, आईडीएल। और आप यहां पे क्या करोगे, आई डी एल, ठीक है, इनटू आर वेक्टर अपॉन में आर, क्योंकि आर वेक्टर क्या है सर ये बता दो मुझे। तो हम जो आर वेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इसको कर रहे हैं, यहां से कुछ एंगल थीटा आपको दिख रहा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर आर वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसकी डायरेक्शन की बात करनी है तो आप क्या करोगे, आइडियल क्रॉस आर, क्योंकि यहां पर आइडियल क्रॉस आर, आप यहां ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है, आइडियल क्रॉस आर। तो यहां पर क्या करोगे, आइडियल की तरफ अपने हाथ को रखोगे, अपने जो फिंगर्स है, मतलब जो फिंगर्स आपकी जा रहे, जो फिंगर्स है वो आइडियल की तरफ होनी चाहिए, और ऐसे होनी चाहिए कि उसका क्रॉस जब आप करो तो आर की तरफ इजिली क्रॉस हो जाए, वो तो आपको हाथ घुमाना पड़ जाएगा। तो अपने मैं यहां तो दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो भी हाथ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इलस्ट्रेशन की वे में अगर हम एक एनिमेशन लेकर आए उसमें तो हम देखते क्या करते हैं। तो एक अपने हाथ की जो फिंगर्स है उसको आइडियल की तरफ रखो और उसको क्रॉस करो आर की तरफ, तो आपका अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा होगा, और आपका अंगूठा जब अंदर की तरफ जाए तो यही मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि यहां से आप अगर हटाओगे ना, आप अगर क्रॉस हटाओगे तो आई डी एल आर साइन थीटा मिलेगा, ओके, आईडीएलआर साइन थीटा मिलेगा। उस आर से नीचे वाला आर क्यूब कैंसिल कर दोगे, मतलब जब ये हटेगा तब आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करने वाले हो, आप एक काम करने वाले हो कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए आइडियल आर साइन थीटा, ये आईडीएल आर साइन थीटा है। क्या ये बात समझ में आई, आइडियल आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही होगा ना क्रॉस में, तो और ये आर स्क्वायर हो जाए, आर क्यूब है, तो यार ये आर से आर कट नहीं जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनली क्या बचता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई अपॉन आइडियल आर साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बेसिकली अब तो बचेगा। तो आइडियल साइन थीटा, ये इसकी पूरी डेफिनेशन होती है, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है, आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड बंद कर सकते हो, आप इसी को इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, यहाँ पर डंडा लगा दो तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता इसमें। यही बायोट-सावर्ट लॉ होता है। अच्छा, मैं आपको कुछ जनरल पॉइंट बताऊंगा कि म्यू नॉट बाय 4 पाई वगैरह क्या होता है। देखो ये है ना, अगर आप वैक्यूम में लेके जाओगे तो ये इक्वेशन पूरी वैलिड होगी। आप किसी वैक्यूम में लेके चले गए, ठीक है, जैसे हम वाला क्वेश्चन करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में, तो वहां पर वैक्यूम में लेके जाया करते थे। तो यहाँ पर अगर वैक्यूम में लेके चले गए ना,
तो बिल्कुल वैलिड है ये। बट अगर आप किसी और में लेके जाओगे तो भी कैसे वैलिड होगी, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम पहले वैक्यूम की बात करेंगे, तो ये वैक्यूम में वैलिड है। आप इसी बात को नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, है ना। अब हमारे पास आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेरिवेशन के लिए स्पेस था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो मैंने यहां पर जो आपके लिए लिखा था वो ये था, है ना। जैसे ये म्यू नॉट बाय 4 पाई जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू 10 की पावर क्या करते हो, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर, जिसकी वैल्यू माइनस टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब आप लिखते हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई सीजीएस में यही वैल्यू है ना, यही जो वैल्यू होती है, यही वैल्यू यहां पर आकर सीजीएस के अंदर अगर इसकी वैल्यू नापने की कोशिश करोगे, सीजीएस एमटीएस आपने पढ़ा है, सीजीएस के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो यूनिटी होती है, बेसिकली ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। किसी मैग्नेट, अगर आप किसी मीडियम की बात कर रहे हो तो किसी मीडियम की तो सिंपल सी इक्वेशन वही आएगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट सेगमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट सेगमेंट का मतलब होता है कि B इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ dB, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करोगे इस पूरे पार्ट का जो भी dB आपको मिला था, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई को जरा बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद पूरे अंदर वाले मसाला का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसका इंटीग्रेशन, आइडियल आर मल्टीप्लाई आई को, देखो आई को कॉमन लोगे यहां पर, क्योंकि आप आई का नहीं कर सकते हो ना, आई को बाहर लोगे, और dl क्रॉस आर क्यूब, सॉरी आर वेक्टर, है ना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर, ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, इसको लोगे और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, नीचे आर क्यूब लगा देना, बात खत्म हो गई। सर बहुत मजेदार, बहुत अच्छे, बहुत तंदुरुस्त, बहुत शानदार, इस तरीके की बात समझ में आ गई। तो B इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ dB, और उसके बाद म्यू नॉट बाय 4 पाई जो भी आपको लिमिट दी होगी, लिमिट पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड टू द कंप्लीट सेगमेंट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो एक बात याद रखना कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाय आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर के क्यों है, क्योंकि जब आप डीएलआर साइन थीटा करोगे, है ना, तो वो आर बदल जाएगा, आर से नीचे वाला आर क्यूब काट दोगे तो आपको बात बन जाएगी। जैसे ये अगर मैं मान लेता हूँ ये डीएल है ना, ये डीएल वेक्टर है ना, और ये आर वेक्टर, तो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि जो भी पहला वेक्टर है हाथ उसकी तरफ हमेशा रखना है, उंगलियां जो होंगी, जो आपकी फिंगर्स हैं उसकी तरफ रखो, और उसके बाद कर्ल कर लो, कर्ल टू योर कर्ल इट एज अ आर वेक्टर। तो आपको जब ये करोगे ना कर्ल, तो आपको आपका जाते कुछ इस तरीके से मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप उसकी तरफ उंगलियां रखो और कर्ल कर लो इस डायरेक्शन में, कर्ल योर फिंगर टू द आर कैप, तो आपको इस डायरेक्शन को जाती हुई मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं इसको रफ कर सकता हूं, आगे बढ़े अब। ओके, अब कुछ सिमिलैरिटीज है बायोट सेवर्ट लॉ में और हमारे जो कूलम्ब लॉ पढ़ा था, कुछ सिमिलैरिटीज है। बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हमने देखा था ना कि Q और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो वही सिमिलरली ये भी केस है कि दोनों ही स्क्वायर होती है डिस्टेंसेस के, ठीक है, बिटवीन द फील्ड सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, जैसा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसकी वजह से आपको पता है डीएलआर अपॉन में साइन थीटा, बेसिकली वही सेम बात है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जो होती थी वो क्या होती थी, इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में आर स्क्वायर। तो बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू आइडियल sin थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट राइट। आगे बढ़ें और सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। तो बोथ लॉ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब आप सुपरपोजिशन पे कितने भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो उन सबको ऐड कर सकते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे वर्क करता है। मोर देन वन सोर्स इज अ वेक्टर, इज ऑल सोर्सेस आर इंडिपेंडेंटली, हमने सब पढ़ा हुआ है। बोथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हैव अ सोर्स दैट लीनियर इन नेचर, बोथ द करंट आइडियल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज क्यू, ठीक है, दोनों कैसे हैं, लीनियर है नेचर के अंदर। आपको दिख भी रहा ना, लीनियर से ही तो है नेचर के अंदर, अकेले अकेले तो है लीनियर नेचर के अंदर, तो आपको पता है सिंपल सी सिमिलैरिटीज हैं, इन सबको आप छाप आना जब भी पेपर आएगा तब। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़े। ओके, द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, देखो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इनके बीच में डिसिमिलैरिटीज पढ़ते हैं, डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। किसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस पढ़ने वाले बायोट सेवर्ट लॉ और उसके बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी थी, स्केलर थी नेचर में, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैसी थी, करंट एलिमेंट की वजह से वेक्टर क्वांटिटी थी। देखिए अभी हमने वेक्टर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स act along the plane containing distance r between the point two charges and the point where electric field is to be calculated, but the magnetic field act in the plane perpendicular to the plane,
ये परपेंडिकुलर एक्ट करती है, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, ऐसी तो एक्ट करेगी, है ना। एंड द करंट जो भी, और उसके बाद हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द थीटा, मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड करती है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी थीटा एंगल पर डिपेंड नहीं करती थी। आपको ये सब बातें याद हैं, आप खुद से भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो और वो सब क्रिएट कर सकते हो, मैंने उसे बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज, अब हमारे पास कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है, अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जरा उसकी बात करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज। यहां पर क्या है हमारे पास, जैसे एक सिनेरियो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। अब यहाँ पर कोई हमारे पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है, एक मिनट, कुछ ज्यादा हो गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। ओके, विद द वेलोसिटी v ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब हम इससे क्या करते हैं कि इससे कुछ कर, इससे एक से पूछते, भैया क्या मैग्नेटिक फील्ड दे पाओगे, क्या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि हर एक चार्ज के पास दोनों इन्फ्लुएंसेस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस भी होता है और इलेक्ट्रिक का भी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दे पाओगे यहाँ पर पी पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे पाओगे। तो ये कहता है कि हाँ दे लेंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कोई डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो डीएल इज इक्वल्स टू वी डी आ जाएगा, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है ना, तो वही तो किया है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है। नाउ नथिंग टू डू, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, अंदर रख दो डीएल इंटू क्रॉस, जैसे आप जानते हो ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आप तो बड़े अच्छे जान गए हो, तो यार याद हो गई होगी वैल्यूज। तो क्या हो गया है, ये बात हो गई है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये रखा अंदर, और क्या है सर बाहर आई रखते हैं, सर हमने बारीकी से पढ़ा है, डीएल इंटू क्रॉस आर करते हैं, डीएल इंटू क्रॉस आर करते हैं, और अपॉन में आर का स्क्वायर रखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करो ना, इस आई को एज इट इज रहने दो, और डीएल को जरा रिप्लेस तो करना, डीएल को जरा रिप्लेस करो, तो क्या आ जाएगा, आई डॉट डी टी, इस तरीके से आएगा, आई डॉट डी टी आएगा, और अंदर वी क्रॉस आर आ जाएगा, ठीक है। अरे यही तो आएगा ना यार, कुछ और तो नहीं आ जाएगा, जरा रख के तो देखो, वी क्रॉस आर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद क्या होगा, आप आईडीटी को तो जानते हो ना यार, आईडीटी मल्टीप्लिकेशन में क्यों होता है, अरे भाई ये क्यों होता है, तो अब इसको उठा के क्या कर दो, इसको कर दो क्यू, अंदर में v क्रॉस इनटू में, एक मिनट यार, इनटू में आर का आर आर। अब देखो यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी चेंजेस करने वाला हूँ, जैसे अगर मेरे पास पिछली साइड तो मैं उसमें जरा दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई स्पेस कमी पड़ गई है, ठीक है, आ गया यार, चलो मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीन पे ले चल के, ब्लैक स्क्रीन पे या व्हाइट स्क्रीन पे तो चलते हैं, है ना। देखो जरा एक बात यहाँ देखना ध्यान से, जो मैं आपको मूविंग चार्ज का बता रहा था, है ना, मूविंग चार्ज के बारे में बता रहा था, ये एक मूविंग चार्ज है और ये मूविंग चार्ज कुछ ट्रेवल कर रहा है, ये मूविंग चार्ज प्लस क्यू है, और ये मूविंग चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कोई v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मुझे पता है ऑब्वियसली कि dl जो होता है, यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, आप उस बात को रिकॉग्नाइज करोगे, dl जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो v क्रॉस dt होता है। आपको ये बात तो पता है ना कि dl जो होता है वो d क्रॉस dt होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, तंदुरुस्ती छा गई, ठीक है, ये बात आपको पता है। अब हम, मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड टू बायोट सेवर्ट लॉ क्या होती है, आपको पता है ना, बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ओके, आई को एज इट इज रख दो, और डीएल क्रॉस आर होती है, तो डीएल की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस तो करो, वी डॉट डी टी, यही करोगे ना, वी डॉट डी टी क्रॉस आर, यही तो करोगे ना, आई थिंक कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हो। तो यहाँ पर जो आपका आर है, यहाँ पर एक काम करो कि इस dt को बाहर निकाल लो, ठीक है, अगर आप इस dt को बाहर निकालोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, देखो कैसे, लेट मी शो यू, इस dt को बाहर निकाल लो, इस dt को जरा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या है, होने वाला क्या है कि तो म्यू नॉट आई, जैसे आई तो पहले से था, अब इस dt को मैंने बाहर निकाल लिया, तो dt को अगर बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, v क्रॉस आर बचा, ये v इंटू क्रॉस आर बच जाएगा अंदर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है ना यार, ये तो क्या होता है बोलो, क्यू होता है, चार्ज होता है, ये तो आईडीटी, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू, जो होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है ना, आपको तो पता है ना यार ये सब तो। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डीबी क्रॉस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे लिख दिया क्यू, अंदर में वी वेक्टर का क्रॉस इनटू द आर वेक्टर का क्रॉस, और अपॉन में आर क्यूब लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, आर क्यूब लिख सकते हैं अपॉन में, ठीक है, सिमिलर केसेस है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी घटाना बढ़ाना क्या है वो तो आप देख लेना अपने आप से, ठीक है, सिंपल सी सिनेरियो है। आई होप यू गॉट इट। बल्कि आप एक और काम कर सकते हो कि जैसे
नहीं चलो यही करो, जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करो ना, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करोगे, तो वी की तरफ हाथ रखो, है ना, वी की तरफ हाथ रखो, आपको किसी जनरल पॉइंट पर निकालना था, इस चार्ज की वजह से किसी जनरल पॉइंट पी पर निकालना था, तो आप क्या करोगे, आपको मैंने कुछ सिखाया है कि यहाँ पर आर मानोगे, वी की तरफ उंगलियां रखो, आर की तरफ कर्व करो, अगर आपका थंब अंदर ना आ जाए तो मुझे बता देना, अंदर की तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो होता है वो रिलेटिव होता है किसी की टर्म में, मतलब रिलेटिवली होता है, अगर आप इस चार्ज पार्टिकल के साथ ही मूव करने लग जाओ ऊपर, तो आपको पता है ना कि ये आपको रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर इसको घूर रहे हो तो ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्या ये बात समझ में, नाउ कैन आई रब दिस, आप इसे नोट कर सकते हो, मैं रब कर रहा हूं, आगे बढ़े, चलो भाई अपनी स्लाइड्स पर वापस चलते हैं जहां पे हम लोग वापस थे। ओके, ये हमने पढ़ लिया आई थिंक। मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है, जैसे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैं देखता हूँ आगे मेरे पास शायद बहुत बड़ी स्पेस होगी, तो उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, मजा आ गया, देख मजा आ गया। मान लेते हैं मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते जाना, करंट फ्लो हो रहा है, कोई ए बी नामक वायर है, ठीक है, ए बी नामक वायर है, आप क्या करना है, कोई जर्नल पॉइंट पी ओ कंसिडर करो, और यहां से लेके आपको कोई पी पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कोई भी जनरल पॉइंट ओ कनेक्ट कर लो और यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जैसे मैंने कहा था बायोट सेवर्ट लॉ में भी क्या कर, मतलब पीछे जो हम निकाल रहे थे उसमें भी हम क्या कर रहे थे, किसी जनरल पॉइंट से कोई वेक्टर डाल रहे थे, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो उसके ऊपर नॉर्मली, उसके बाद आप क्या करो, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग नथिंग बट, हमने एक वेक्टर मान लिया पी वेक्टर, ओ वेक्टर से हमने माना था हमने, उसके बाद आप क्या करो, दोनों ही एंड से इसको कनेक्ट कर दो, दोनों ही एंड से क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो, तो ये कुछ एंगल आपको पता है क्या होता है, इस एंगल को बोल दो फाई 1 और इस एंगल को बोल दो फाई 2, आई होप यू गॉट इट, एक मिनट रुकिएगा, तो कोई एंगल दो हमारे पास है फाई 1 और मतलब कोई दो एंगल है हमारे पास फाई 1 और फाई 2, ठीक है, या तो आप ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जैसे आपको एक एंगल दिख रहा है, कुछ और एंगल्स मैं मार्क करने जा रहा हूँ, अब जरा ध्यान से उनको ऑब्जर्व करना, क्या क्या एंगल्स मार्क करने जा रहा हूँ, तो आपको पता है आप यहाँ से क्या करना होता है कि आपको बायोट सेवर्ट लॉ से क्या सीखे, कोई एक वेक्टर काट लेते हो डीएल वेक्टर, इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, जैसे इस करंट में आई फ्लो कर रहा था, हमने कोई एलिमेंट काट लिया डीएल तो आइडियल हो गया, इस आइडियल से भी एक एंगल नाप लो, तो इस आइडियल से आप एक एंगल नापोगे तो एंगल आपको क्या दिखेगा, आई होप ये एंगल आपको कुछ थीटा दिख रहा होगा, आप ये थीटा बोल सकते हो, अच्छा ये एंगल तो अल्फा हो जाएगा, मतलब इस एंगल को हमें पता नहीं है तो अल्फा हो जाएगा ना, अब अगर ये एंगल अल्फा है तो और ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल तो यार 180 माइनस अल्फा होगा ना, अरे यार ये सब तो बचपन में पढ़ा है, 180 माइनस अल्फा होगा मतलब पाई माइनस अल्फा होगा, बेसिक पाई माइनस अल्फा होगा, सॉरी पाई माइनस पाई नहीं, पाई माइनस अल्फा होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, अब आप क्या करोगे, बायोट सेवर्ट लॉ लगाओगे इसके ऊपर, तो बायोट सेवर्ट लॉ लगाने का मतलब क्या है, कि बायोट सेवर्ट लॉ क्या करेगा आपको, बायोट सेवर्ट लॉ बेसिकली होता क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ आपको पता है क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन एक मिनट, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये होता है ना, एक सेकंड का वेट करेंगे आप, मैं इसको जरा रब कर देता हूं, तो मुझे पता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल क्रॉस यानी आइडियल साइन थीटा होता है, अब आपको साइन थीटा डालना है तो थीटा क्या डालोगे, ऑब्वियसली पाई माइनस, अरे पाई माइनस अल्फा ही तो डालोगे, क्योंकि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी आइडियल वहां से वेक्टर जो भी आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा हम हमेशा उसको लेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है, आइडियल और आर के बीच में जो भी एंगल होगा हम उस एंगल को हमेशा कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये आर वेक्टर है, ठीक है, इस डायग्राम को मैं और अच्छे हिसाब से बनाऊं जरा, फिर आपको समझ में आएगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर था, यहाँ पे हमने आइडियल, यहाँ पे हमने डीएल मान लिया, उसके बाद हम किसी जनरल पॉइंट पी पर निकालना चाहते हैं, एक सेकंड का वेट और करेंगे, मैं अच्छे से डायग्राम बना के फिर दिखाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, हमने कोई वेक्टर, हमने कोई पी वेक्टर मान लिया, देखिए नीचे मानते हैं, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, उसके बाद डीएल मिल रहा है, उसके बाद आप इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करोगे, सबसे पहले इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करोगे, ओके, इन दोनों एंड्स को आपने क्या करा, कनेक्ट कर दिया, ये जो आइडियल आपको जा रहा है, आइडियल जाता हुआ दिख रहा है, आइडियल, इस आइडियल से क्या करने वाले हैं
कि यहां से भी एक एंगल एंगल डिटरमाइन करते हैं, एंगल डालते हैं। ये एंगल आपको पता है यार कि थीटा है, और आपको ये एंगल भी पता है कि ये फाई 1 है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और ये एंगल आपको फाई 2 है। ठीक है, तो आइडियल क्रॉस आर, और ये कोई आर वेक्टर है, याद रखना ये कोई आर वेक्टर, और ये ए वेक्टर है, कंफ्यूज मत करना, जो परपेंडिकुलर डाला वो ए और जो खींचा वो आर। तो आइडियल क्रॉस आर यानी आइडियल और आर के बीच का ही तो एंगल लेते हैं। तो भैया एक बात बताओ, ये एंगल नहीं लोगे का तुम? तो पाई माइनस अल्फा करने का मूड नहीं कर रहा तुम्हारा यार, ये तो अल्फा है ना, और यार ये तो थीटा है, ये तो 90 डिग्री है ना। तो यार तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि मैं क्या कर दूं, पाई माइनस अल्फा का एंगल ले लूं, और तुम्हें ये सब कुछ बात समझ में आ रही है ना। तो डीबी की वैल्यू क्या लिखोगे, है ना? नाना कुछ ज्यादा हो गया तो गाली सुनने आ रही है तुम्हें तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ओके, आइडियल साइन थीटा मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ आए तो मैं नहीं जानता हूं, आपको समझना पड़ेगा इतना तो। आइडियल आर साइन थीटा, साइन को एज इट इज रखो, मुझे बोलो थीटा की वैल्यू क्या रखूं, पाई माइनस अल्फा रखो। देखो यार इतना फिजिक्स में खुद दिमाग लगाओगे तभी फिजिक्स अच्छी होगी, वरना नहीं होने वाली, मुझे माफ कर देना फिर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें गाली नहीं पड़नी चाहिए कि हमने फिजिक्स गलत करवाई या अचीवमेंट वालों ने फिजिक्स गलत करवा दी, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ी बहुत आती है, 11th क्लास में बेसिक मैथ तो पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं लेकिन कुछ बताएंगे। आपको पता है यहां से क्या आ जाएगा, आइडियल अल्फा, अल्फा बाहर आ जाता है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा 180 माइनस में से साइन अल्फा, यहाँ पे यार साइन लगा देना, ठीक है, यहाँ पे साइन लगा लो। ठीक है, ये साइन में लिखना भूल गया, साइन अल्फा, और अपॉन में, गलती तो हमसे भी होती है, अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, कैसे एंगल पता करोगे, मैंने तो लिख दिया भाई बहुत जनरल वे में कि ये होगा एंगल, कैसे पता करोगे, जिस तरफ डीएल है उस तरफ अपनी उंगलियां रख दो, आर की तरफ क्रॉस कर लो, अंगूठा अंदर की तरफ ही जा रहा होगा। बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड, ये बायोट सेवर्ट लॉ से अभी तक इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात निकली है। आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने वाले थे, तो डीएल पार्ट का है, हमें तो पूरी वायर का चाहिए ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन कर ले हम जरा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई करोगे, ओके, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई करोगे, यहां पर आप लोग करोगे आइडियल साइन अल्फा, ओके, आइडियल साइन अल्फा, आइडियल साइन अल्फा और अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करने वाले हो, हमें पूरी वायर का चाहिए, तो वायर से जो तुम्हें वैल्यू दिख रही है ये वाली, और ये जो तुम्हें वैल्यू दिख रही है ये वाली, यहां से लेके यहीं तक तो करोगे, तो एक वैल्यू तो आपको जाती हुई प्लस में दिख रही होगी, दूसरी वैल्यू आपको अंदर माइनस में दिख रही होगी। ठीक है, डायरेक्टली हम इसका कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, आप अगर इसकी अच्छे से डेरिवेशन चाहते हो तो यार एनसीईआरटी बुक में बहुत डेरिवेशन दी हुई है, वो आप जाकर छाप सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डायरेक्टली आप डेरिवेशन करने की कोशिश करोगे, वो करोगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, और माइनस में थीटा 2 जाएगा जब भी आप डेरिवेशन करोगे, नॉर्मली वैल्यू ही याद रखी जाती है। ठीक है, तो ये यहां से आप इसका कंक्लूजन निकालोगे तो आपको इसकी पूरी फाइनल आंसर जो मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिखने की कोशिश करता हूँ, आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़े, मतलब यही लिखने की कोशिश करता हूं, तो आपको जो आपको मिलेगा फाइनल वैल्यू, जो आपको मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, जरा फाइनल वैल्यू के बारे में बात करता हूं। तो बायोट सेवर्ट लॉ से आने वाली जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू जो आपको याद रखनी होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, अंदर की तरफ होता है साइन फाई 1, मतलब जो एंगल वहां से ऊपर से बन रहा है वो वाला एंगल, ओके, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और इस तरीके से साइन फाई 2, और उसके बाद यहां पर इसे बंद कर देते हैं और ये आंसर आ जाता है। ए क्या है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, पहली चीज दिख रही है कि जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड आई है पूरी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में ए के। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बातें याद रखनी है बहुत सिंपल तरीके से। क्या बातें याद रहेंगी? फॉर्मूला रट लो भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। डिफरेंट केसेस, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस आते हैं। सबसे पहला केस क्या आता है, सबसे पहला केस तो ये आता है हमारे पास कि बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which lies perpendicular bisektor of a current carrying wire। परपेंडिकुलरली जो लाइन कर रहा हूं, मतलब क्या, मतलब ये कोई वायर है ना, ये यहाँ पर कोई पॉइंट P है, जनरल पॉइंट P, ओके, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट मान लिया, ओके, यहां से हमने क्या करा कि ये एंगल लिया, ठीक है, क्योंकि हमें यही एंगल रखना होता है ना। इन दोनों एंगल्स को क्या बोल दिया कि ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्फा है ना, ये दोनों एंगल्स अल्फा है। अब आप इस वैल्यू को पुट करोगे उसके अंदर, तो आपको साइन
अल्फा मिल sin टू अल्फा मिलेगा, ठीक है। sin टू अल्फा से नीचे वाला 4 जो होगा वो कट जाएगा। आप रख के देखो, आपको बायोट-सैवर्ट लॉ का जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर बताया है उसके अंदर अल्फा अल्फा रख के देखो ना 5 1 और 5 2 की जगह, आपको कुछ दिखेगा बढ़िया सा, और जो भी बचेगा वही इसका आंसर होगा। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, आइडियल और कॉस सॉरी आइडियल इनटू में आर वेक्टर हमेशा वही, तो आपको मिलता जाएगा माइनस के कैप में आपकी डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। बाहर की तरफ तो के कैप होती है प्लस में, अंदर की तरफ क्या होती है, माइनस के कैप होती है। केस टू इनफाइनाइट वायर, डायरेक्ट यार वैल्यूज याद करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है कि वायर ऊपर से होती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि मतलब जो हमने एंगल माने थे, जैसे ये वाले एंगल माने थे, इनफाइनाइट वायर होती जा रही है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। आप हमने जो एंगल यहाँ माने थे वो एंगल ये माने थे ना, ये एंगल हम लेंगे किसी एंगल से लिखेंगे। अब ये एंगल देखोगे तो ये लाइन तो उठती जा रही है ऊपर को, ऊपर 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 उठती जा रही है, एंगल भी उठता जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उठती जाएगी उठती जाएगी, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, नीचे आती जाएगी नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 90 के एंगल बन जाएंगे, 90 के एंगल दो एंगल बन जाएंगे, तो 90 के दो एंगल बन जाएंगे तो आप अंदर वैल्यूज को क्या रखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, याद रखना रेडियन में एंगल रखना है। और आपको डायरेक्शन तो पता करनी आती ही है पहले से बचपन से। इसका जो आंसर आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, ओके, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, और डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी माइनस के कैप, इस तरीके से लिखते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, और ये केसेस आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आपसे हम बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट को लेकर, तो देखो यार सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि एक तरफ आप एक वायर पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है, एक जगह आप खड़े हो जाओ, यहाँ पर आप रुक गए आकर, यहाँ पर आप रुक गए, यहाँ पर इसको बांध दो किसी चीज से, तो ये इनफाइनाइटली जा रही है, मतलब इनफाइनाइट वायर को एक जगह बांध दो, जिस जगह बांध दिया ऊपर तो पूरी इनफाइनाइट, ऊपर तो आपने बांधा नहीं है, तो एक तरफ से आप देखोगे तो आपको ये कोई सॉरी यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है कोई सा, है ना, और इसी पॉइंट पर निकालना है, तो इससे तो एंगल 90 आपको दिखेगा हमेशा, एक एंगल तो 90 हो जाएगा, आई होप यू गॉट इट, दूसरा एंगल आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप पुट कर दो उसी की वैल्यू में साइन अल्फा अल्फा थीटा 1 और थीटा 2 में, मतलब जो साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 हमने बताया था, अल्फा 1 की जगह 90 पुट कर दो, अल्फा 2 की जगह 0 पुट कर दो, जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट रिजल्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट की बात करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए मिल जाएगा। डायरेक्ट यार इनफाइनाइट वायर का सेमी इनफाइनाइट वायर डबल ही तो होगा, कुछ और तो नहीं होगा, और डायरेक्शन में कोई चेंज तो होगा नहीं, तो आप याद कर सकते हो। यही बात समझ में आ रही है, यह बात आप याद रखोगे बस आपका काम बन जाएगा। आई होप यू गॉट ऑल द केसेस, इस केसेस को, सारे केसेस को याद रखेंगे। नाउ लेट अस सी आगे क्या है हमारे पास देखने जैसा। आगे बढ़े, पेन सिलेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, रुक जाइए मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं जरा, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट कैरिंग क्वाइल, एक हमारे पास करंट कैरिंग क्वाइल है, हमें उसके द्वारा क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, जो आपको करंट कैरिंग क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक क्वाइल है, ये हमारे पास कोई क्वाइल जा रही है, ठीक है, ये क्वाइल है, आपको कलर तो दिख रहा है ना, ये कोई क्वाइल है, ये कोई क्वाइल है ना, ये डायरेक्शंस में है। अब इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी किसी भी जनरल पॉइंट पी पर, ये वो कोई पॉइंट है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पी पर। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा केस है, ये कोई एक्स डायरेक्शन मान लो, उसके बाद यहाँ से इसके इस एंड से इसको कनेक्ट कर दो, इस एंड से इसको कनेक्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, ये एंड तो आपको पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे कि ये एंड क्या होता है, ये एंड कुछ और नहीं होता, बेसिकली आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और ये, हाँ ये आर है, आप भी कहोगे आर कहाँ से ले आए सर, तो ये वैल्यू जो होती है आर, मतलब रेडियस जो है इसका वो आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लेकर आओगे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लेकर आओगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ होगी कहीं ना कहीं, ओके, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए ना आप, चलिए इसको प्रूफ करते हैं किसी स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से। जैसे हमने यहाँ पे हमें वैसे भी स्मॉल एलिमेंट डीएल मानना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं वही एलिमेंट डीएल होगा, मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है इससे ही लाइन गई हुई है, ऊपर भी स्मॉल एलिमेंट डीएल है तो ऊपर भी ये लाइन गई हुई है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, बल्कि आप इसका प्रूफ देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर पूरा लिखा हुआ है, प्रूफ जाकर प्रूफ कर लो, उसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है। असलियत में आकर आपको रटना ही मारना है, हम रट्टा जल्दी जल्दी मार लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जो कि आपको हेल्पफुल भी करेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना उससे, आई इंटू, है ना, आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये है 2 पाई आर स्क्वायर। ये बेस्ट वे है कि आपको हम यहाँ पे डेरिवेशन बता देते हैं और आपको समझा देते हैं, और वहां पे जाकर आप डायरेक्टली रट्टा मार सकते हो उस चीज का, या डायरेक्टली उस चीज को कर सकते हो। जो भी बाहर की चीज होगी, जो प्रूफ करने जैसे होगी, हम जरूर प्रूफ करके उसको दिखाएंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी वगैरह का गिवन है यार, उसको तो आप डायरेक्टली जाकर रट के एनसीईआरटी में लिख के पेपर में लिख के आ सकते हो, रटना ही तो है उसको, कौन सा आपको समझ के जा ही रहे हो।
मतलब समझ के जाओगे तो रटना पड़ेगा। और अगर ऐसी मैं n कॉइल्स दे दूं, तो एक कॉइल है ना, ऐसी n कॉइल्स दे दूं तो डायरेक्टली इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन आप n के साथ कर देना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े जरा हम, ठीक है। अब आपको 3-4 केसेस इसके अंदर पढ़ने। सबसे पहला केस जो पढ़ना होता है वो ये होता है ना, हमारे पास सबसे पहला केस जो पढ़ना होता है वो ये होता है कि हम्म, सबसे पहले केस जो पढ़ना होता है, सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ लेता है। सेंटर पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो आप एक्स को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है? सबसे पहला केस है ये हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 एट सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एट सेंटर। आपसे अगर मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड बताओगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, यही तो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर जस्ट अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक मिनट यार, ये क्या लिख दिया, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन में म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आप जनरली क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर आप जो लिखने वाले हो वो है 4 पाई अंदर में आर स्क्वायर। ओके, अंदर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और जो है वो है 3/2। आई होप यू गॉट इट। और यहाँ पर आप x को 0 कर दो यार, x को 0 ही तो करना है। तो बेसिकली x को 0 करोगे तो आपको आंसर नहीं मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? b जब सेंटर पर चलोगे तो यहाँ से r आएगा, r का r से r का क्यूब बन जाएगा, तो एक r से एक r कट जाएगा। तो आपको आंसर इसका जो फाइनल मिलेगा, जब आप x को 0 करोगे, इस वैल्यू को 0 करोगे, तब आपको आंसर मिलेगा। वो आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब इसमें एक और केस आता है, ये बता देता हूँ। एक और केस आता है ना, एक और केस आता है। ठीक है, एक और केस क्या आता है? वो आता है कि जब x बहुत बड़ा हो r से। ठीक है, x क्या हो, बहुत बड़ा हो r से। आई होप यू गॉट इट कि x कितना हो, बहुत बड़ा हो r से। तो क्या करोगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है, आप यहाँ पर r को 0 कर दोगे, फिर r नेग्लेक्ट हो जाएगा। नीचे वाले r को 0 करना, ऊपर वाले को मत कराना, बहुत सीखा है हमने ये सब। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, ये सब ऐसा फॉर्मूला निकल के आता है। और अपॉन में 4 पाई एक्स क्यूब। आई होप यू गॉट इट, है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। आर को 0 करके रख लेना। ठीक है, अगर ये करोगे ना, देखो आई और पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर जो होता है ना, एक और बात बता दूं, आगे पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में, वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इज इक्वल टू में एन एम होता है। तो आप इसे कैपिटल एम रख सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट 2m लिख दो इसको, म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे यहाँ पर अगर 2 से काटोगे भी तो कोई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और ये हो गया 4 पाई एक्स क्यूब। आई होप यू गॉट इट। क्या बात, ये बात समझ में आ रही है? ये एक्स क्यूब है। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे, या तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, या तो वैसे इस फॉर्मूले को याद रखो, ज्यादा काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके पीछे और भी केसेस करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास करने के लिए। दूसरी चीज ये पढ़ते हैं, हमने सेंटर से एक्स को बड़ा कर लिया और हमने उसको लिख लिया कि x बहुत बड़ा है सेंटर से, तो हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्राफ भी आता है। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं कि आप, ग्राफ इसका जो होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमने एक लाइन खींची x एक्सिस, यहाँ पे हमने y एक्सिस खींची। ग्राफ क्या करोगे, ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये यहाँ से पहले उठेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आकर रुकेगा, फिर यहाँ पर आएगा और ये ग्राफ इस तरीके से लगाएगा। ठीक है, ये बी सेंटर पर होता है, सेंटर पर होगा। ठीक है, और फिर ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी से, ये सेंटर पर है, और ये एक्स एक्सिस है। क्या ये बात समझ में? अब आपको याद रख जाएगा, ये ग्राफ याद रखना, पहले ग्राफ पूछ याद है। आगे बढ़ते हैं ना, हमारे पास और क्या है, हमारे, अच्छा हमारे पास एक और चीज है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, मतलब अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए, मतलब सर्कुलर, कोई सर्कुलर चीज दे दी जाए, तो उसके अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, कोई सर्कल दे दिया जाए तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कोई सर्कल दे दिया और सेंटर ऊपर आपसे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप हेडिंग डालोगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो उसके लिए आप निकालते हो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एन बार उस पॉलीगन को बनाया, मतलब कि एन टाइम्स उसकी साइड्स कर दी पॉलीगन की, तो क्या होगा, हमें बता दो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उसका, क्योंकि आप एन टाइम्स पॉलीगन को करोगे तो हेप्टागन, ऑक्टागन, इसमें क्या बढ़ते जा रहे हैं, सर्कल की फॉर्म लेते जाते हैं ये लोग, आगे आगे ऐसे बढ़ते हैं, वैसे सर्कल की फॉर्म लेते जाते हैं। तो वैसे एन अगर हो गया तो सर्कल की फॉर्म ऑब्वियसली ले लेगा।
तो आप उसका आंसर भी ऐसे ही करोगे। अब इसके अलावा एक होता है कि कोई अगर एक पर्टिकुलर थीटा दे दिया जाए, मान लेते कोई एक थीटा दे दिया आपको, किसी भी थीटा पर पूछ लिया उसने, आपको कुछ बताया नहीं, ये कोई ऐसा दे दिया, तो आप कोई अब इसका थीटा इसका अच्छा इसका ये तो पता होता है ना कि ये क्या है, एक पाई एंगल है, इसका एंगल पाई होता है, ये आपको पता है। अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली तब क्या करोगे? या फिर किसी सर्कुलर या फिर तो आर्क से पूछ ली मैग्नेटिक फील्ड, क्या करोगे? आर्क से मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली तो क्या करोगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाओगे जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। ये 4 पाई है, ये आर है, और ये यहाँ पर थीटा है। एक बात याद रखोगे, ठीक है? ये थीटा, इस थीटा की वैल्यू को आपको चेंज करते रहना है तो आपको मिल जाएगा। मान लेते कोई भी जनरल केस दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, उससे कुछ भी दे दे, वो कोई भी उखाड़ के दे दे, तो आप क्या करोगे? उससे सिंपली बात करोगे, सिंपली कहोगे भाई ठीक है कुछ भी दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आप उसको जाके कह दोगे। इतनी सी बात की बस इसमें थीटा की वैल्यू रख दोगे, तो थीटा की वैल्यू रखने के बाद वो जो वैल्यू है वो पूरी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, तो सिंपल सी बात है कि इतने ही केसेस आज हम पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर एम्पियर सर्किट और लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे, या और भी मच मोर जो हमें समझ में आना चाहिए वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? और तब तक के लिए आपको हम एक अच्छा-सा प्यारा-सा क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं, मन में था हमारे कि हम आपको बोलें, तो आज हम बोल देते हैं, वो है थैंक यू। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू। ये है हमारा प्यारा-सा स्माइल। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम चलते हैं, आगे केसेस में और मिलेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ओके, बाय-बाय।